Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना 7th चैप्टर का 3rd पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के पार्ट के अंदर हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम। तो इसके अंदर जो हमारे आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 19 to 22, ये आर्टिकल हम इनके अंदर कवर करेंगे। तो देखते हैं हम आर्टिकल वाइज हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। देखिए आर्टिकल 19 के अंदर जो है सिटीज़न को 6 राइट्स देने की बात की गई है। सबसे पहला राइट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको जो है बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप अपने थॉट्स को यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड आता है राइट टू असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, यानी आप जो है कोई भी असेंबली यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन वो असेंबली जो है वो पीसफुल होनी चाहिए और जो है विदाउट आर्म्स होनी चाहिए, यानी उनके यहाँ पर जो है आप यहाँ आर्म्स लेकर वहाँ पर जो है असेंबली नहीं कर सकते। आगे देखिए बात की गई है एसोसिएशन को फॉर्म करने की, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, जैसे लेबर यूनियन बनती हैं, ट्रेड यूनियंस बनती हैं, तो आप देख सकते हैं वर्कर्स की यूनियन होती हैं अलग से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। आपको फ्रीली मूव करने का अधिकार है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की पूरी जो टेरिटरी है उसमें आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इंडिया के किसी पार्ट के अंदर आप रुक सकते हैं, सेटल हो सकते हैं परमानेंटली। इसके साथ साथ आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस और कोई भी ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो ये 6 राइट्स जो हैं वो आते हैं आर्टिकल 19 के अंदर। अब देखिए ओरिजिनली अगर बात करें तो आर्टिकल जो 19 है उसके अंदर 7 राइट्स थे। एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके अंदर जो है आपको राइट था कि आप कोई भी जो है प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, जिसको जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 के अंदर क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। जब 31st आर्टिकल था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से बिलोंग करता था, जब उस आर्टिकल को हटाया गया तब ये प्रोविज़न भी यहाँ से हटा दिया गया। तो अब हमारे आर्टिकल 19 के अंदर कितने जो राइट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर 6 राइट्स दिए गए हैं और उससे पहले जो है ये 7 राइट्स थे। अब देखिए जो ये 6 राइट्स हैं वो ओनली अगेंस्ट स्टेट के हैं, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपको ये राइट नहीं है, ओनली स्टेट के अगेंस्ट राइट है। तो देखिए ये जो राइट हैं वो भी ओनली सिटीजन्स को हैं, किसी भी फॉरेनर्स को या जो हमारे एलियंस होते हैं उनको ये राइट्स नहीं दिए गए हैं। इन राइट्स के ऊपर जो है काफ़ी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी डाली गई है, मतलब ये जो राइट हैं वो लिमिटेड किए गए हैं कुछ कंडीशंस के साथ, यानी आप इनको अनलिमिटेड रूप से यूज़ नहीं कर सकते। तो इनके लिए जो है अलग अलग ग्राउंड्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, इनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो देखिए आर्टिकल 19 के अंदर जो फर्स्ट राइट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो देखिए इसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने व्यूज़, ओपिनियन, बिलीफ और आपके कन्विक्शन जो है वो फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा बोलकर, राइटिंग में या प्रिंटिंग के थ्रू या पिक्चर के थ्रू आप किसी भी वे में जो है अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन कौन से राइट आपको मिलते हैं। अब देखिए फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से राइट्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने व्यूज़ और दूसरों के व्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसके साथ साथ जो आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी स्वतंत्रता है और कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, यानी आपने अपने किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट देनी है तो उसमें भी आप जो है आपको फ्रीडम मिलती है। इसके साथ साथ आपको मिलता है राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी आपके जो है टेलीफोन को अगर कोई टैप कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी आपको राइट मिलता है। राइट टू टेलीकास्ट का राइट है आपके पास, ये गवर्नमेंट के पास नहीं है इसकी मोनोपोली, यानी आप जो है टेलीकास्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। इसके साथ साथ आपको जो है बंद के अगेंस्ट भी राइट है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर बंद ऑर्गेनाइज करती है जिसकी वजह से आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर राइट है आपको। मतलब कोई भी स्ट्राइक अगर यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइज करती है तो उसके अगेंस्ट भी आप जो है कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानने का आपका पूरा राइट है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस
रहने का भी आपका पूरा का पूरा अधिकार है। इसके साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करते हैं उसके ऊपर जो है किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि आपने ये जो है पब्लिश नहीं करना है, ये करना है, इस तरीके की कोई इम्पोजिशन अगर की जाती है तो उसके अगेंस्ट भी आपको राइट है। राइट टू डेमोस्ट्रेशन और पिकेटिंग, आपको धरना देने का अधिकार है, लेकिन आपको जो है राइट टू स्ट्राइक नहीं है। यानी आप हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन आप पीसफुल अगर पिकेटिंग करते हैं, धरना देते हैं, डेमोस्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वो आपका राइट है। तो देखिए स्टेट के द्वारा यहाँ पर इन राइट्स के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है इंडिया की अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी हमारी कंट्री की जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्टेट की सिक्योरिटी का ध्यान में रखना है, दूसरे फॉरेन जो स्टेट हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना रहे, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। डिसेंसी एंड मोरलिटी को ध्यान में रखना है, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है, डिफेमेशन नहीं करना है, यानी हमारे जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट, इनकी जो भी इनकी अथॉरिटी है उनको आपने लोअर करने की कोशिश नहीं करनी है। इसके साथ साथ इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस को भड़काना नहीं है। तो इसी तरीके के जो हैं काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाई गई हैं। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली मतलब आप जो है कहीं पर भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपके हाथों में आर्म्स नहीं होने चाहिए, यानी आप आर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो हर एक सिटीज़न को राइट है कि वो कहीं पर भी अपनी जो असेंबलियाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, डेमोस्ट्रेशन हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोसेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की गई है, कंडीशन रखी गई है कि ये पब्लिक लैंड पर ही होगी, ना कि किसी प्राइवेट लैंड पर। तो ये पब्लिक लैंड पर ऑर्गेनाइज की जाएंगी और पीसफुल और अनआर्म्ड होंगी, यानी यहाँ पर जो है किसी तरीके का जो है कोई भी वायलेंस यहाँ पर नहीं होगी। इस राइट के अंदर जो है आपकी जो अगर आपने कोई वायलेंट क्रिएट की है, डिसऑर्डरली कोई बिहेव किया है, आपने रोएट हैं वो दंगे अगर भड़काए हैं, तो इस तरीके की चीज़ जो ये अगर आपने की है तो वहाँ पर जो है इनको क्या नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो है राइट टू स्ट्राइक का राइट जो है वो इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है दो ग्राउंड्स पर, एक तो हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इफेक्ट नहीं होना चाहिए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओनली 2 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जबकि पीछे हमने देखा था वहाँ पर दूसरे अदर ग्राउंड्स भी दिए हुए थे। बात करते हैं सेक्शन 144 के बारे में। देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1973 के अंदर आया था, उसके अंदर सेक्शन 144 के अंदर क्या किया गया है कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, वो किसी भी असेंबली को, मीटिंग को और प्रोसेशन को रोक सकते हैं अगर उनको लगता है कि ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है, हेल्थ और सेफ्टी को जो है किसी तरीके का खतरा उत्पन्न हो सकता है, या पब्लिक की जो सेफ्टी है उसको जो है ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर दंगे जो है वो भड़का सकते हैं। तो ऐसी केस में जो मैजिस्ट्रेट है वो इस असेंबली और मीटिंग को वहाँ पर रोक सकता है। इसके साथ साथ सेक्शन 141 की अगर बात करें, जो कि इंडियन पीनल कोड है, उसका सेक्शन 141 कहता है कि 5 और उससे ज़्यादा अगर लोग कहीं पर भी अनलॉफुली इकट्ठे होते हैं तो वो भी एक तरीके से क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। और ये जो है किस वे के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो ये भी आपने देखना है कि किस पर्पज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। या तो ये किसी लॉ को जो है एग्जीक्यूट नहीं होने देना चाहते, कोई लॉ जो है वो गवर्नमेंट लगाना चाहती है लेकिन आप जो है उसे एग्जीक्यूट नहीं होना देना चाहते हैं, तो उस टाइम पर आप जो है किसी की पर्सन की प्रॉपर्टी को जो है फोर्स करके उसे छीनना चाहते हैं, ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, या आप कोई जो है क्राइम करते हैं, कोई भी क्राइम मिलकर जो है आप लोग करते हैं, तो उस टाइम पर भी जो है 5 और 5 से ज़्यादा जो लोग हैं उनका इकट्ठा होना वहाँ पर अनलॉफुल माना जाएगा। इसके साथ साथ कुछ पर्सन को आप जो है इलीगल एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट को डराने की कोशिश करते हैं कि वो जो है कोई भी लॉफुल अपनी पावर का जो है यूज़ ना करे। आगे बात करते हैं हम फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की। तो देखिए आपको अपनी एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का पूरा अधिकार है। इसके अंदर जो है आप पॉलिटिकल अपनी पार्टीज़ बना सकते हैं, कंपनीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, सोसाइटीज़, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड यूनियंस एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सनस, कोई भी ऐसी बॉडी जो लोगों के द्वारा मिलकर बनाई जा सकती है। तो किसी भी तरीके की एसोसिएशन आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है
आपको किसी भी एसोसिएशन को स्टार्ट करने का भी अधिकार है और उसको कंटिन्यू करने का भी अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव राइट भी आता है कि आप जो है एसोसिएशन बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कुछ एसोसिएशन को ज्वाइन करने से और स्टार्ट करने से मना किया है आपको। तो वो कौन सी है? वो कुछ अनलॉफुल जो एसोसिएशन है, जो इलीगल काम करती है, तो वहाँ पर जो है ये राइट आपका फॉरबिड भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो यहाँ पर 3 ग्राउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इन तीनों ग्राउंड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये जो प्रोविज़न हमने देखे थे कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन ये एसोसिएशन जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए और पर्पसेस के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी इलीगल जो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपने ये जो है ऑर्गेनाइज करनी है। देखिए आप ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है किसी के साथ बार्गेनिंग करने का राइट दिया है, या राइट टू स्ट्राइक भी जो है आपको एक तरीके से फंडामेंटल राइट के रूप में दिया है, या आप कोई लॉकआउट करते हैं तो ये आपका राइट जो है वो इसके अंदर नहीं प्रोवाइड करवाया जाता। तो इसके अंदर ये है कि राइट टू स्ट्राइक जो राइट है इसको मैनेज किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर आता है उसके अंडर इसको कंट्रोल किया जाता है। यानी कि राइट टू स्ट्राइक जो है हमारा आर्टिकल 19 के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं है। आगे देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप जो है कंट्री की किसी भी हिस्से में थ्रू आउट कहीं पर भी जो आप मूवमेंट कर सकते हैं, फ्रीली वन स्टेट से अनदर स्टेट जा सकते हैं, वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। ये जो है एक तरीके से इस आइडिया को अंडरलाइन करता है कि इंडिया जो है एक वन है, वन कंट्री है। इंडिया ओवरऑल में पूरी की पूरी जो है ओवरऑल कह सकते हैं इसको, एक तरीके से ये नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है और लोकलिज्म को क्या करती है, इसको रिमूव करती है। इसके अंदर भी जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आपने जो है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, और इसके साथ साथ जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हुए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। यानी वहाँ पर जो है आपकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंट्री ऑफ आउटसाइडर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड की जा सकती है इन एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उनका कुछ अलग डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, कस्टम होता है, रहने का इनका ढंग अलग होता है, और इनके ट्रेडिशनल वोकेशन और अलग अलग से जो इनकी रेगुलेशन होती है जिनके अकॉर्डिंग ये वहाँ पर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी मूवमेंट को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कहा है कि जो प्रोस्टिट्यूट हैं उनकी भी मूवमेंट को क्या किया जा सकता है, यहाँ पर रोका जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ। यानी पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और पब्लिक के मोरल्स को ध्यान में रखते हुए जो है जो प्रोस्टिट्यूशन होता है उसको भी जो है उनकी मूवमेंट को यहाँ पर रोका जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था कि जो एड्स से इन्फेक्टेड जो लोग थे उनकी रिस्ट्रिक्शन को, उनकी मूवमेंट को क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और इसको वैलिडेट ठहराया था क्योंकि इससे जो है दूसरे लोगों की जो हेल्थ है वो इफेक्ट हो सकती है। अदरवाइज तो आपको मूवमेंट करने का अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है कहा था कि इनकी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी क्या होगा, ये बीमारी फैलने का डर रहेगा। तो इस ग्राउंड पर इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी 2 टाइप्स की होती है, 2 डायमेंशन के रूप में आप देख सकते हैं। एक तो इंटरनल जो कंट्री के अंदर ही होती है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल जो कंट्री से बाहर होती है। यानी आपने दूसरी कंट्री में जाना है और फिर अपनी कंट्री में वापस आना है। तो आर्टिकल 19 के अंदर ओनली इंटरनल मूवमेंट को काउंट किया जाता है। तो देखिए आर्टिकल 19 ओनली फर्स्ट डायमेंशन को कवर करता है जो कि इंटरनल से रिलेटेड है, और अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, सेकेंड डायमेंशन जो एक्सटर्नल है उसको आर्टिकल 21 के अंदर जो है काउंट किया जाता है, जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पर जो है डील करता है। आगे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। देखिए फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के अंदर जो है हर एक सिटीजन को राइट है कि वो कहीं पर भी रिजाइड कर सकता है, सेटल हो सकता है कंट्री की किसी भी टेरिटरी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 प्रोविज़न किए गए हैं कि यहाँ पर जो सिटीज़न है वो किसी इंडिया के किसी भी हिस्से में जो है टेम्परेरी रूप से रिजाइड कर सकता है, या जो है परमानेंटली रूप से कहीं भी सेटल हो सकता है। तो ये एक तरीके से क्या करता है, जो इंटरनल बैरियर हैं उनको यहाँ से मूव करता है, यहाँ से रिमूव करता है, यानी हटाता है, और एक तरीके से नेशनलिज्म को क्या देता है, बढ़ावा देता है, और नैरो माइंडेडनेस को क्या करता है, यहाँ से ख़त्म करता है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 ग्राउंड्स पर क्या की गई है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। एक तो जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखना है, और जो शेड्यूल ट्राइब का एरिया है उसके इंटरेस्ट को भी आपने क्या करना है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो
उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी लैंग्वेज, कस्टम और उनका रहने का तरीका, जो भी ट्रेडिशनल वोकेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको जो है एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए और उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए जो आउटसाइडर की मूवमेंट जो है वहाँ पर रोकी जा सकती है, उनको रिजाइड और सेटल होने से वहाँ पर रोका जा सकता है। क्योंकि ट्राइबल पीपल के जो हैं खुद के अपने जो हैं कस्टमरी रूल्स और लॉज होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो अपने एरिया के अंदर रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बैन किया है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट और कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर जो पिछली जिनकी हिस्ट्री जो है क्रिमिनल की रह चुके हैं, जो पीछे भी काफ़ी ज़्यादा क्राइम कर चुके हैं, तो उनकी जो है कुछ हिस्सों के अंदर मूवमेंट जो है रोकी जा सकती है और किसी एरिया में रहने से उन्हें प्रोहिबिट किया जा सकता है। तो एक तरीके से जो रेजिडेंस है, रेजिडेंस का जो राइट है और मूवमेंट का जो राइट है वो आपस में ओवरलैपिंग है, यानी आप मूवमेंट कर सकते हैं कहीं भी। रेजिडेंस का मतलब भी यही है कि आप जो है किसी भी एरिया के अंदर थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं या वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो एक तरीके से कुछ एक्सटेंट तक ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के क्या हैं, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की, यानी आप जो है इंडिया के सिटीजन होते हुए कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो कैरी कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप कैरी कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने लाइवलीहुड को कमाने के लिए, अर्निंग कमाने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ये आपका राइट है। इसके साथ साथ देखिए, ये यहाँ पर स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। स्टेट को यहाँ पर पावर होती है कि वो जो है किसी भी प्रोफेशन के लिए जो कि जहाँ पर जो है कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, कोई भी प्रोफेशनल और टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर डिसाइड की जा सकती हैं कि आप तब तक उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी। यानी आप डॉक्टर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके पास जो है डॉक्टर या MBBS का जो है डिप्लोमा या डिग्री जो है आपके पास तब तक नहीं होगी, जब तक आपने ये डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो आपके ऊपर डाली जा सकती हैं। इसके साथ साथ स्टेट जो है अपने आप में ही कोई भी बिजनेस, चाहे ट्रेड या इंडस्ट्री जो है अपने आप से सेटअप कर सकता है और किसी भी सिटीज़न को वहाँ से जो है सभी सिटीज़न को कंप्लीट और पार्शली उनसे अलग कर सकता है कि वो इस ट्रेड को या बिज़नेस को नहीं कर सकते। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे जो है हमारी कंट्री के हाथ में है, हमारे स्टेट के हाथ में है, यानी इसके ऊपर जो है पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। प्राइवेट जो पीपल हैं, जो सिटीज़न हैं, उनको जो है यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं दी जाती है। हालांकि अभी जो है थोड़ा बहुत इनको यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर एंट्री दे दी गई है, लेकिन उससे पहले बात करें तो यहाँ पर जो है स्टेट के हाथ में था। यानी आप जो है रेलवे से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर नहीं कर सकते थे। अब देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप कोई भी जो यहाँ पर ट्रेड वगैरह बिजनेस और इंडस्ट्री करना चाहते हैं, जब तक कि जो स्टेट है उसके ऊपर कोई भी मोनोपोली वगैरह नहीं लगाता। अगर स्टेट ने अपनी कोई मोनोपोली लगाई है कि यहाँ पर जो है सिर्फ स्टेट ही यहाँ पर कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी ट्रेड कर सकता है, और अगर यहाँ हो ये भी हो सकता है कि कुछ एक सिटीज़न को वहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाए कि कुछ सिटीज़न वहाँ पर नहीं कर सकते, या कुछ को इंक्लूड कर दिया जाए, कुछ को अलाउ कर दिया जाए, और कहीं पर हो सकता है कि सभी को अलाउ कर दिया जाए। तो स्टेट जो है, स्टेट को ज़रूरी नहीं है कि वो इसका कोई रीज़न दे। तो स्टेट को ये पावर है कि वो अपने हाथ में कुछ सेक्टर रख सकती है। जैसे डिफेंस सेक्टर को उन्होंने अपने हाथ में रखा है, तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टेट अपने आप से ऑर्गेनाइज करता है। हालांकि अभी जो है फिर से प्राइवेट को कंपनीज़ को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है, और अदरवाइज़ जो है ये स्टेट के हाथ में थी पहले। तो इस तरीके से स्टेट अपने हिसाब से यहाँ पर भी डिसीज़न ले सकता है। इसके साथ साथ देखिए, इस राइट के अंदर जो है अगर आप इमोरल ट्रैफिकिंग करते हैं, यानी किसी भी ह्यूमन या वीमेन या चिल्ड्रन को जो है आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, या कोई डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स वगैरह में या एक्सप्लोसिव वगैरह में कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, तो उसको इस राइट के अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब आप जो है इस राइट का मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। तो स्टेट चाहे तो इनको एब्सोल्युटली पूरी तरह इनको प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है, या लाइसेंसिंग के थ्रू इनको रेगुलेट कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 19 जो है वो फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल 20 के अंदर बात की गई है कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस के बारे में, कि जब आपने कोई क्राइम किया है उस टाइम पर आपको किस तरीके के राइट्स जो हैं आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो देखिए, अगर आप जो है
यहाँ पर कोई भी क्राइम करते हैं या आपको कोई भी पनिशमेंट दी जाती है और आपको जो है किसी भी क्राइम के लिए एक्यूज ठहराया जाता है, तो उस केस में चाहे आप सिटीजन है या फॉरेनर है या कोई लीगल पर्सन है, तो आपको जो है कौन कौन सी जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप्स के जो है प्रोविज़न दिए गए हैं, 3 प्रोविजंस। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली किसी एक्ट को लागू करना। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि आपने जो है मान लिया क्राइम आज किया है और आप उसके बाद जो है कोई लॉ बनाया जाता है और उस लॉ के मान लिया आज आपने जो है क्राइम किया है, लेकिन उस टाइम पर जो लॉ प्रेवलेंस में था उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पनिशमेंट देने की बजाय दोबारा से कोई लॉ जब पास होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पिछली डेट से अगर पनिशमेंट दी जाती है इस नए लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये कहलाता है रेट्रोस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बात की गई है कि इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात की गई है कि कोई भी पर्सन उसको कन्विक्टेड नहीं ठहराया जा सकता फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ द लॉ इन द फोर्स। यानी जब तक वो जो है किसी लॉ को वायलेट नहीं करता जो कि फोर्स में है, तब तक उसको जो है उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मान लिया उस टाइम पर जो है, मान लिया आज जो है आपने कोई एक्ट किया है जो कि आज तो लॉ की नज़रों में जो है इसको क्राइम नहीं माना जाता, लेकिन कल को जो है इसके खिलाफ जो है लॉ बन जाता है और इसको जो है एक तरीके से आपके इस एक्ट को किसके रूप में, एक क्राइम के रूप में जो है काउंट किया जाता है। तो इसके लिए आपको अब दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ना ही आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, क्योंकि जिस टाइम पर आपने ये काम किया था उस टाइम पर जो है ये क्राइम नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये काम पहले किया है और ये जो है क्राइम अब इंक्लूड किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रोविज़न ये था। सेकंड के अंदर क्या है कि पेनल्टी जो है ग्रेटर देन प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लिया आपने जो है आज कोई लॉ तोड़ा है, यानी आपने आज क्राइम किया है कोई, इस टाइम पर जो लॉ था उस टाइम पर इस क्राइम की जो पनिशमेंट थी वो 1 ईयर थी, लेकिन बाद में जो है अनदर लॉ पास करके इसके लिए जो इस क्राइम की पनिशमेंट बढ़ाकर जो है 5 ईयर्स कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको जो है अब 5 ईयर्स की पनिशमेंट दी जाएगी। आपने जिस टाइम पर क्राइम किया था उस टाइम पर जो लॉ था उसी के हिसाब से आपको 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट या 1 ईयर की जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी, ना कि 5 ईयर के हिसाब से, ना कि नए लॉ के हिसाब से। तो ये कहलाता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी पिछली डेट से जो है आप नए लॉ को क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर लागू नहीं कर सकते। तो और ये जो है ओनली क्रिमिनल केस में होता है, ये जो है ओनली क्रिमिनल केस में होता है। अगर कोई सिविल केस है, सिविल केस से रिलेटेड है, जैसे हमने कोई टैक्स इम्पोज करना है तो हमने पिछली डेट से करना है, तो वो किया जा सकता है। अगर सिविल कोई मैटर है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल को नहीं कर सकते। यानी आपको उसके लिए जो है क्रिमिनल एक्ट के लिए आपको इस तरीके से पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अब देखिए सेकंड प्रोविज़न की बात की गई है नो डबल जियोपार्डी। तो इसके अंदर क्या है कि आपको सेम ऑफेंस के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, ना कि बार बार। अगर आपने एक क्राइम किया है, आपने सेम ऑफेंस किया है, उसके लिए सिर्फ एक ही बार आपको सज़ा दी जाएगी, ना कि बार बार उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। आगे बात की गई नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब आप अपने अगेंस्ट खुद ही विटनेस नहीं बन सकते, यानी अपने अगेंस्ट जो है आप खुद ही गवाही नहीं दे सकते। अब देखिए जो हमने फर्स्ट जो प्रोविज़न था उसकी बात की थी, तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो जो लॉ है, इसका मतलब होता है कि पेनल्टी हमने जो है इम्पोज की है वो रेट्रोस्पेक्टिवली की है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पिछली डेट से हमने लगा दी है, तो उसको बोलते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिवली। ये जो लॉ है वो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो है इम्पोज नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि आपको जो है क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है पिछली डेट से जो है ये क्राइम करने के लिए पनिशमेंट नहीं की जा सकती, ये ओनली सिविल के केस में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली ये सिविल लाइबिलिटी ऑफ ए और ए टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो जो सिविल लाइबिलिटी होती है, जो सिविल लॉज होते हैं, उनके लिए आप रेट्रोस्पेक्टिवली जो है उनको पे कर सकते हैं, ना कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए आपको कोई भी इसके लिए जो है पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो देखिए ये हमें देख चुके हैं कि ये प्रोहिबिट करता है कि ओनली अगर आपने ये क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग है तो ये उसको प्रोहिबिट करता है कि क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंग जो है, क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये प्रोहिबिट किया गया है। क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए आपको इस तरीके से जो है रेट्रोस्पेक्टिवली ये लॉ लागू नहीं होगा, लेकिन जो है सिविल केस में ये लागू हो सकता है, और ना ही ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लागू होगा। तो यहाँ पर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी इसको लागू नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं जो सेकंड प्रोविज़न था, जो डबल जियोपार्डी वाला जो प्रोविज़न है, तो देखिए ये ओनली किसके लिए है,
अगर कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो प्रोसीडिंग की गई है तो ये ओनली उनके अगेंस्ट ही अवेलेबल है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के। मतलब आपने एक ऑफेंस किया है तो उसके लिए आपको जो है एक बार ही पनिशमेंट मिलेगी, तो ये कोर्ट के केस में होगा। यानी आपने क्राइम किया है तो कोर्ट आपको एक बार ही सजा देगा, बार बार नहीं देगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई अथॉरिटी है तो वो आपको इसके लिए बार बार पनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। मान लिया आपने कोई रूल ब्रेक किया है तो डिपार्टमेंट आपको जो है बार बार इसके लिए जो है बुला सकता है, बार बार आपके ऊपर जो है फाइन इसके लिए इम्पोज कर सकता है, जब तक कि आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट नहीं करते, या कुछ और कार्रवाई भी आपके अगेंस्ट कर सकता है। तो ये डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्शन पर जो है डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। बात करते हैं थर्ड प्रोविजन की, जिसके अंदर सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई थी, इंक्रिमिनेशन की बात की थी। तो देखिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर ओरल और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उन पर भी ये एक्सटेंड होता है। यानी आप जो है अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, तो इसके अंदर जो है ओरली भी काउंट होता है और डॉक्यूमेंट्री भी। यानी आप जो है इस तरीके के कोई भी एविडेंस जो है आपसे लिख कर या बोल कर नहीं लिए जा सकते। तो इसके अंदर जो है आपको ये प्रोटेक्शन दी गई है कि आपसे जो है मजबूरी में नहीं बुलवाया जा सकता, ना ही जो है आपसे रिटर्न में ये चीज़ लिखवाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं कि अगर आप कोई ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हैं जिसके थ्रू आपने क्राइम किया है, यानी जो एक तरीके से आपके खिलाफ जो है एविडेंस के रूप में काम कर रहा है, तो वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। अगर आपसे कोई थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, आपके जो है थंब इम्प्रेशन को मैच करने के लिए या सिग्नेचर को मैच करने के लिए, या आपके ब्लड के जो है सैंपल्स लिए जाते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो उसके अंदर भी इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क वगैरह देखने के लिए किसी तरीके से आपकी बॉडी से कोई टेस्ट वगैरह किया जाता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओनली इसके अंदर क्या है कि आप जो है अपने आप से ओरली और जो डॉक्यूमेंट्री या लिख कर जो आपसे स्टेटमेंट ली जाती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये जो है ये ओनली किसके केस में होता है, ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए होता है, सिविल प्रोसीडिंग के लिए भी नहीं होता ये। अगर आपने कोई क्राइम किया ओनली उस कंडीशन में जो है ये प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, सिविल के रूप में नहीं मिलेगी। सिविल में तो आप जो है अपना क्राइम खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप पेनल्टी फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। यानी यहाँ पर बात की गई है कि आपको यहाँ पर किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, ना ही उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीना जाएगा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी लॉ के द्वारा जब तक कोई प्रोसीजर नहीं एस्टेब्लिश कर दिया जाता, यानी लॉ के अंडर अगर कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश है उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको कर्ब किया जा सकता है, आपकी लाइफ को जो है डिप्राइव किया जा सकता है। अगर आप कोई भी लॉ तोड़ते हैं और उस लॉ की नज़रों में अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि क्राइम है, तो उस टाइम पर जो आपकी लाइफ और जो लिबर्टी है वो खतरे में आ सकती है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ये जो है दोनों के लिए है, सिटीज़न और नॉन सिटीज़न के लिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है गोपालन जो केस था 1950 के अंदर आया था, जिसके अंदर आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी वो काफ़ी नैरो दी गई थी। तो उसमें जो है आर्टिकल 21 को क्या बताया गया था कि आर्टिकल 1 जो है बिल्कुल नैरोली जो इंटरप्रेट किया गया, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल नैरो तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की। उन्होंने कहा कि उस टाइम पर जो ये आर्टिकल था वो केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट था। मतलब अगर पुलिस कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो उसके अगेंस्ट है ये, या ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन। यानी अगर जो है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कानून बनाकर अगर कोई भी आपकी इस तरीके की लिबर्टी छीनती है तो उसको इसके अंदर काउंट नहीं किया गया था। ओनली अगर पुलिस जो है या एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू जो है ये आपकी जो राइट है उसकी अवहेलना करती है तो उसको इंक्लूड किया जाता था आर्टिकल 21 के अंदर। तो इसका मतलब ये था कि स्टेट जो है आपका राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है वो छीन सकता है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं हो सकता लेकिन लेजिस्लेचर से हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है वो आपकी लाइफ आपसे छीन सकता है। तो उस टाइम पर जो है हमारे यहाँ पर जो फॉलो किया जाता था वो किया जाता था, जो कंसेप्ट फॉलो होता था वो था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी लेजिस्लेचर जो है कोई भी लॉ बनाकर आपकी लाइफ और लिबर्टी को क्या कर सकती है, आपसे छीन सकती है। तो उस टाइम पर ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पेशल टर्म मेंशन की हुई है, तो काफ़ी जो है एक टर्म भी मेंशन करने के बाद उसका काफ़ी जो है जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पर आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसी जो टर्म को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी देखा जाता है कि क्या लॉ जो बनाया गया है क्या वो सही है,
यानी जो लॉ जो है बनाया गया है क्या वो सही है, उसकी जो है वैलिडिटी को भी चेक किया जाता है। तभी जो है आपको कोई भी जो है आपका क्राइम वगैरह वो डिसाइड किया जा सकता है, तभी आपकी लाइफ और लिबर्टी को कर्ब किया जा सकता है। अगर लॉ जो है वो खुद ही इनवैलिड है और इलीगल है और आपके जो है राइट्स की अवहेलना कर रहा है, तो वहाँ पर उस लॉ को ही ख़त्म कर दिया जाता था, यानी उस लॉ को ही नहीं माना जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो है हमारे इंडिया के अंदर लॉ को नहीं देखा जाता था। लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ पास कर दिया उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर जो है आपकी लिबर्टी को और आपकी राइट टू लाइफ को ख़त्म करना है, तो वो कोर्ट जो है वो ख़त्म कर सकती थी। तो उन्होंने उस टाइम पर इसको नैरोली इंटरप्रेट किया था। काफ़ी जो है इसकी जो डेफिनेशन थी वो काफ़ी नैरो थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैलिडिटी ऑफ लॉ, यानी लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। ये लॉ जो है वो जो पार्लियामेंट पास किया हुआ है वो अनरीजनेबल भी हो सकता था, अनफेयर भी हो सकता था, अनजस्ट भी हो सकता था। इस तरीके से जो है यहाँ पर गोपालन केस के अंदर जो है पूरी की पूरी जो है डेफिनेशन दी गई वो काफ़ी नैरो थी। और यहाँ पर जो पर्सनल लिबर्टी की अगर बात करें तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है, ओनली लिबर्टी ऑफ द पर्सन और हिज बॉडी, उसकी बॉडी की लिबर्टी ही काउंट होती थी इसके अंदर, और कोई भी लिबर्टी उसके अंदर काउंट नहीं होती थी, पर्सन की लिबर्टी काउंट होती थी ओनली। उसके बाद देखिए आगे आता है मेनका गांधी केस जो कि 1978 के अंदर आता है। इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले वाली जो जजमेंट दी थी उसको ओवर रूल कर दिया और उन्होंने अपनी जजमेंट को जो है बिल्कुल वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया। तो इन्होंने आर्टिकल 21 की जो है वाइडर इंटरप्रिटेशन की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसके अंडर जो है जो लॉ दिया गया है वो भी हमने चेक करना है कि क्या वो रीजनेबल है, फेयर है या जस्ट है। कहीं लॉ तो ही नहीं गलत है, यानी जिस लॉ के कंपैरिजन में आप हमारे राइट को कर्टेल कर रहे हैं क्या वो लॉ सही है। उस लॉ को यहाँ पर रीजनेबिलिटी उसकी चेक करनी है, फेयरनेस चेक करनी है और उसकी जस्टनेस चेक करनी है। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया गया, जो अमेरिकन एक्सप्रेशन था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी इंडिया के अंदर भी इस टर्म का यूज़ किया गया। तो देखिए आर्टिकल 21 के अंदर अब क्या किया गया कि पहले तो ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन देता था, अब जो है ये क्या करेगा, जो लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू भी अगर आपका राइट टू लाइफ और राइट टू जो पर्सनल लिबर्टी है वो अफेक्ट होता है, तो उसके लिए भी जो है आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। उसके लिए भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए अपने राइट के वोलेशन के लिए वहाँ पर अपना केस डाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने और डिफाइन किया कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स की तरह, जैसे एनिमल्स रहते हैं सिर्फ उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करना नहीं है, यहाँ पर जो है ह्यूमन की डिग्निटी को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल जो है अधमरे इंसान की तरह जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपकी डिग्निटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। आपकी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और वर्थ लिविंग होनी चाहिए, यानी आप अपनी मर्जी से अपने डिसीजन ले सकते हैं। और इस तरीके से जो है इन्होंने पर्सनल लिबर्टी को भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सप्रेस किया कि इसको जो है एक तरीके से वाइडर व्यू दिया गया। पहले क्या कवर किया गया था, ओनली जो है पर्सन और उसकी बॉडी से रिलेटेड जो राइट हैं वही इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे, लेकिन अब पर्सनल लिबर्टी के अंदर काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ राइट्स जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए। और ये राइट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के अंदर और उसके बाद जो दूसरे केसेस आए उनके अंदर काफ़ी सारे राइट्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी ह्यूमन जो है वो डिग्निटी के साथ रहेगा। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, यानी हेल्दी एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री, यानी पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर, ये सब जो है इंडस्ट्री जो हैजार्डियस इंडस्ट्री हैं उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। राइट टू लाइवलीहुड होगा, राइट टू प्राइवेसी होगा, राइट टू शेल्टर होगा, राइट टू हेल्थ होगा। इसके साथ साथ जो है राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी बच्चों के लिए 14 ईयर्स की एज तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होगी। राइट टू फ्री लीगल एड, यानी आपको जो है कोर्ट के अंदर जो है फ्री लीगल एड दी जाएगी, वकीली सहायता आपको दी जाएगी। राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी आपको जो है एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता, जो कि काफ़ी जो है हार्श होता है। एकांत कारावास के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल काफ़ी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस तरीके का राइट भी जो है जो प्रिजनर्स हैं उनको भी दिया गया है। अब देखिए राइट टू स्पीडी ट्रायल देना है। राइट टू हैंड कफिंग, मतलब आपको हथकड़ी नहीं पहना सकते, तो राइट टू हैंड कफिंग। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है उसके लिए भी। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, आपकी जो है पनिशमेंट के लिए भी डिले हो रही है या कोई भी जो है
एग्जीक्यूशन करना है, कोई भी एक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है, लॉ एग्जीक्यूट करना है, तो उसके अगेंस्ट भी राइट है। राइट टू ट्रैवल अब्रोड, यानी आप विदेश के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर कराई जा रही है, उससे अगेंस्ट राइट हो सकता है। राइट अगेंस्ट कस्टडियल हरासमेंट, यानी पुलिस कस्टडी में आपके साथ हरासमेंट होती है तो उसके अगेंस्ट भी राइट है आपके पास। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए मेडिकल एड जो है, कोई भी इमरजेंसी आती है। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर टाइमली ट्रीटमेंट होना चाहिए। राइट नॉट टू बी डिप्राइव आउट ऑफ द स्टेट, स्टेट से बाहर निकालने का कोई भी राइट नहीं है। राइट टू फेयर ट्रायल किया जाना चाहिए, फेयर मुकदमा होना चाहिए। राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो प्रिजनर है उनको भी नेसेसिटी की चीज़ें मिलनी चाहिए। राइट ऑफ वीमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी, यानी वीमेन को भी विद डिग्निटी एंड डिसेंसी से ट्रीट किया जाए। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, यानी आप पब्लिक प्लेस में जो है हैंगिंग नहीं कर सकते, यानी फांसी नहीं दे सकते। राइट टू रोड इन हिली एरिया, हिली एरिया के अंदर जो है रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू रेपुटेशन, अपनी ख्याति प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, यानी एक जजमेंट पास हो चुकी है जिसमें आपको दोषी ठहराया जा सकता है, ठहराया जा चुका है और उसके लिए आप अपील करना चाहते हैं, हाई कोर्ट से आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करना चाहते हैं, तो ये भी राइट आपके पास है। राइट टू फैमिली पेंशन पाने का अधिकार है आपके पास। राइट टू सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का भी अधिकार है। राइट अगेंस्ट बार फैटर्स, मतलब जो आपको बेड़ियां पहनाई जाती हैं, आपके पैरों में बेड़ियां पहना दी जाती हैं, या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके गलों में हाथों में इस तरीके से लोहे की जंजीरें जो पहना दी जाती हैं, तो वो जो है उसके अगेंस्ट भी राइट है कि इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाएगा। राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू स्लीप का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन से भी आपको जो है फ्रीडम का अधिकार है। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। राइट टू अपॉर्चुनिटी लेने का अधिकार है। तो इस तरीके से आर्टिकल 21 के अंदर ये सारे के सारे जो राइट इंक्लूड करके जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने काफ़ी इलेबोरेटली जो है आर्टिकल 21 को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे आर्टिकल जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, और उससे पहले सिर्फ उसकी एक नैरो इंटरप्रिटेशन दी गई थी जिसके अंदर ओनली पर्सन की जो खुद की लिबर्टी और उसकी बॉडी की लिबर्टी जो है वो वहाँ पर दी गई थी। और उसके बाद मेनका गांधी के केस के बाद काफ़ी सारे केसेस हुए जिनके अंदर उनकी इस लिबर्टी को जो है और भी ज़्यादा बढ़ाया गया। उसके बाद बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21A के अंदर आता है। तो देखिए यहाँ पर जो है स्टेट ने बात की है कि वो क्या करेंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आजकल आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, वहाँ पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है, यूनिफॉर्म जो है, नोटबुक और बुक्स सभी फ्रीली जो हैं यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, ना कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन की। तो यहाँ पर ओनली यही एजुकेशन फ्री करवाई जाए जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी, ना कि हायर एजुकेशन, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर एक नागरिक को जो है यहाँ पर हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। जो ये 21A आर्टिकल है ये प्रोविज़न ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के दौरान। तो इस एक्ट के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, इस प्रोविज़न को ऐड किया गया। और इसके अंदर जो है एक तरीके की अचीवमेंट को जो कि कंट्री के लिए एक एम था, जो कंट्री ने एम डिसाइड किया था कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, तो इसके लिए एक तरीके से एक मेजर माइलस्टोन का काम किया है इसने कि सबके लिए एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। और एक तरीके से ये जो आर्टिकल है वो एक तरीके से सेकंड रिवॉल्यूशन के लिए एक तरीके से इन्होंने जो है एक रोशनी का काम किया इन द चैप्टर ऑफ द सिटीजन राइट, यानी सिटीजन राइट के लिए जो है एक ये सेकंड रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी, जो कि सिटीजन राइट से रिलेटेड रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में पहले जो है अंडर आर्टिकल 45 के अंदर मेंशन किया गया था, जो कि पार्ट 4 के अंदर है, जो कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के रिगार्डिंग, लेकिन उसके बाद जो है इसको क्या कर दिया गया, इसको बाद में जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया और एक तरीके से एनफोर्स करा दिया गया। तो जो DPSP हैं वो कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही इनको फंडामेंटल राइट के अंदर डाला गया तो एक तरीके से इसको जो है जुडिशियली एनफोर्समेंट करा दिया गया। और इस तरीके से जो हमारा ये है जो आर्टिकल 45 है इसके अंदर भी अमेंडमेंट करके इसकी जो वर्डिंग है उसको चेंज कर दिया गया। अब इसकी वर्डिंग चेंज करके क्या कर दी गई कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब ये जो है यहाँ पर कर दिया गया कि बच्चों को 6th ईयर तक के जो बच्चे हैं अप टू 6 ईयर,
यानी पैदा होने से लेकर अप टू 6 ईयर के जो बच्चे हैं, जब तक कि वो 6 ईयर अटेन नहीं कर लेते तब तक उनको चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करनी है और उनको एजुकेशन देनी है, चाहे वो आंगनवाड़ी वगैरह की थ्रू दी जाए और किसी और मेथड से जो ये प्ले वे स्कूल्स हैं उनके थ्रू दी जाए। तो ये प्रोवाइड किया गया। उसके बाद देखिए ये एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी ऐड किया गया। आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो है हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, अपने बच्चों को और अपने वार्ड को क्या करें, ये 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजें और उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। तो इस तरीके से इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी ऐड किया गया है। तो देखिए 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन को ऑलरेडी पहले ही ऐड कर दिया गया था। इसके अंदर बात की गई थी कि हर एक जो चाइल्ड है और सिटीज़न है जब तक कि वो 14 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक उसको जो है फ्री एजुकेशन जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन उससे जो राइट टू एजुकेशन है वहाँ पर जो है राइट टू एजुकेशन को लिमिट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी कंट्री के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है हमारा कंट्री कि राइट टू एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर सके। राइट टू एजुकेशन मतलब यानी हायर एजुकेशन जो है उसके लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो है जो 6 to 14 ईयर के बच्चे हैं तो वहाँ पर उनके लिए राइट टू एजुकेशन है। तो इस वजह से जो है इस कैपेसिटी की वजह से इसको क्या कर दिया गया था, इसको लिमिट किया गया था। लेकिन उसके बाद 1992 के अंदर जो है इस जजमेंट के अंदर ये आर्टिकल जोड़ दिया गया था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट है और यहाँ पर जो है ये सभी को प्रोवाइड किया जाए। और उसके बाद जो है दूसरे राइट टू एजुकेशन के अंडर जो है बाकी दूसरी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, मेडिकल और इंजीनियरिंग, इनके लिए भी इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया गया कि वो भी जो है प्रोवाइड करवाई जाएँ, लेकिन ये जो है स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं होंगी। मतलब आप जो है इसके लिए स्टेट से डिमांड नहीं कर सकते। इसके लिए जो अगर आपके पास खुद के रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास खुद की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, इकोनॉमिक कैपेसिटी है आपके पास, तो आप यहाँ पर जाकर जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसके लिए डिनाई नहीं किया जा सकता। तो देखिए आर्टिकल 21A को इफेक्ट में लाने के लिए यहाँ पर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 जो है वो पास किया गया है। काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्ट, आप इसको देख सकते हैं राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है फुल टाइम एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो आर्टिकल हमने जोड़ा है और इसके साथ साथ जो ये एक्ट पास किया है, ये जो है एक तरीके से जो वैल्यूज़ हैं, इक्वालिटी की वैल्यूज़, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है और एक ऐसी सोसाइटी, ह्यूमन और जस्ट सोसाइटी को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे ही एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त होगी तो बच्चे जो हैं एक तरीके से अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर सामने आएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 22 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 22 के अंदर बात की गई है, अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है या आपको डिटेन कर लिया जाता है, उसके अगेंस्ट जो है आपके क्या राइट है। तो देखिए मेनली यहाँ पर 2 टाइप की डिटेंशन की बात की है, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन, एक प्रिवेंटिव। देखिए प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर क्या आता है कि आपको पनिशमेंट दी जा चुकी है आफ्टर ट्रायल और कन्विक्शन ऑफ कोर्ट, यानी जो है आपने जो क्राइम किया है उसके लिए आपको जो है पनिशमेंट दी जा चुकी है, यानी कोर्ट ने आपको जो है यहाँ पर दोषी ठहरा दिया है और आप उसके लिए जो है आपको पनिशमेंट दी जा चुकी है, तो उसको बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशन। और एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके अंदर जो है आपने अभी कोई क्राइम नहीं किया है, बिना किसी ट्रायल के जो है आपको क्या कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है और आपको जो है कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इसको बोलते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसके अंदर देखिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको क्यों किया गया है, क्योंकि आपको जो है भविष्य में होने वाली जो भी क्राइम है उसको रोकने के लिए ये किया गया है। देखिए पुनिटिव डिटेंशन में जो है क्राइम हो चुका है, इस सिचुएशन में क्राइम हो चुका है और उसके बाद जो है ये आपको इस तरीके की डिटेंशन में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके अंदर अभी क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन जो है एक तरीके से सस्पिशन के आधार पर आपको वहाँ पर डिटेन कर लिया गया है ताकि जो है आप जो है कोई भी क्राइम ना कर पाए। तो देखिए यहाँ आर्टिकल 22 के 2 पार्ट हैं। एक जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है यहाँ पर ऑर्डिनरी लॉ लगेगा, जो हमने देख लिया कि हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन है, और दूसरे के अंदर जो है हमारा क्या लगेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगेगा। तो इस तरीके से 2 पार्ट हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है आपके कौन कौन से राइट हैं, जबकि ऑर्डिनरी लॉ जो है वहाँ पर लगता है तो उस टाइम पर आपके राइट क्या हैं।
तो वहाँ पर देखिए आपको जो है जिस भी बेस पर अरेस्ट किया गया है, जिस भी क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म होने का अधिकार है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन पाने का अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। इसके साथ साथ आपको जो है किसी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का अधिकार है, यानी आप अपने वकील से जो है मिल सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ देखिए आपको विद इन 24 आवर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रोड्यूस करने का अधिकार है, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। जो जर्नी टाइम, अगर मान लिया मजिस्ट्रेट काफ़ी दूर है और जर्नी करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको छोड़कर, उसको एक्सक्लूड करके विद इन 24 आवर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है फर्दर डिटेंशन की परमिशन देता है कि आगे भी आपको जो है वहाँ पर अरेस्ट करके रखना है, तो ही आपको आगे अरेस्ट करके रखा जाएगा, अदरवाइज जो आपको वहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट कुछ भी नहीं कहता है इस बारे में, तो आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा आफ्टर 24 आवर। तो ये जो राइट्स हैं वो जो है किसी एनिमी एलियन को यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। कोई भी एनिमी एलियन है उसको ये राइट नहीं दिए जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 22 का, ये जो है कवर नहीं करता अंडर द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट सिविल अरेस्ट और फेलियर टू पे द इनकम टैक्स और डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन। मतलब इनको कवर नहीं करेगा, यानी अगर आपको जो है किसी कोर्ट के अंदर जो है अरेस्ट करने का अधिकार दिया गया है और इसके साथ साथ अरेस्ट ऑन फेलियर ऑफ पे और इनकम टैक्स पे नहीं किया आपने, या फिर जो है किसी एलियन की वजह से आपको डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन को कहीं पर डिपोर्ट किया गया है, तो उस टाइम पीरियड पर जो है आपको ये वाले जो राइट हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। मतलब इसके अंदर जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये वाले केसेस जो हैं वो कवर नहीं किए जाएंगे। ये तभी यहाँ पर फोर्स में आएगा, ये जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर ऑर्डिनरी लॉ लगते हैं, जो कि 22 आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पर ऑर्डिनरी लॉ जो है वो जहाँ पर प्यूनिटिव डिटेंशन की जाती है, वहाँ पर ये लगेगा ओनली क्रिमिनल और क्वाजी क्रिमिनल जो नेचर के केसेस हैं या कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं, तो उन केसेस में ये जो है लॉ यहाँ पर लगेगा, यानी फर्स्ट पार्ट जो है वहाँ पर लगेगा और उसके जो राइट्स हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। कि यानी आपको राइट टू अरेस्ट इन्फॉर्म का अधिकार होगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, कंसल्ट करने का अधिकार होगा और दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, और आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर मजिस्ट्रेट ने कोई भी कुछ भी आगे डिटेंशन के बारे में नहीं कहा है। तो ये सारे के सारे जो पर्सन है इसके अंदर इंक्लूड होंगे जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, क्वाजी क्रिमिनल नेचर के जो हैं, और इसके साथ साथ जो है दूसरे पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करने की जिन्होंने कोशिश किया, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। बाकी जो दूसरे कोर्ट के थ्रू जिनको अरेस्ट किया गया है या जिन्होंने इनकम टैक्स पे नहीं किया है या किसी एलियन को डिपोर्ट किया है, तो वो जो है इस पार्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में, जहाँ पर जो है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगेगा। अब देखिए जहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगता है, ये जो हमारा बोथ सिटीज़न और एलियन दोनों के लिए है, दोनों को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि पर्सन को जो है मोर देन 3 मंथ्स से ज़्यादा जो है एक्सीड जो है डिटेंशन नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी पर्सन को जो है यहाँ पर कब्जे में ले रखा है, यानी किसी को डिटेन कर रखा है, तो इसको जो है 3 मंथ से ज़्यादा नहीं किया जा सकता अनलेस एडवाइजरी बोर्ड जो है इसके लिए जो है एक्सटेंशन नहीं देता। यानी जब तक 3 मंथ से ज़्यादा के लिए जो है अनुमति नहीं दी जाती किसी एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा, तब तक जो है 3 मंथ से ज़्यादा जो है किसी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता। और इस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर कौन होगा? जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर होंगे। और इसके अंदर जो है ग्राउंड क्या होंगे? ग्राउंड जो है डिटेंशन का वो भी यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाएगा किसको? जिसको डिटेन किया गया है। यानी किस बेस पर आपको डिटेन किया गया है, आप जो है किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं या आप जो है कोई टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको क्या किया जाएगा, जो पर्सन है उनको यहाँ पर डिटेन किया जा सकता है और उनको बताया जा सकता है कि आप जो है इस वजह से आपको यहाँ पर जो है डिटेन किया गया है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब भी पास हुआ था, तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस थे वहाँ के, तो उनको क्या कर दिया गया था? प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर लिया गया था, क्योंकि वहाँ पर खतरा था कि कहीं पर ये पॉलिटिकल लीडर जो हैं वहाँ की जनता को भड़काने का काम ना करें। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर उनको काफ़ी टाइम तक डिटेन कर रखा गया था। तो ये जो है इसी आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 22 के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी को डिटेंशन का ग्राउंड अगर लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है,
अगर पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ लगता है कि यहाँ पर जो है पब्लिक को खतरा हो सकता है कि अगर उसको जो है इस तरीके का जो कारण है डिटेंशन का जो कारण बताना पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ देखिए कि कोई भी डिटेंशन ऑर्डर अगर आता है तो उसके अगेंस्ट जो है आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, यानी आप अपनी जो है बात वहाँ पर रख सकते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात चल रही है, यानी मैं कोई जो है इंडिया की इंटीग्रिटी यूनिटी को कोई हार्म करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है यहाँ पर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप कन्विंस कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है उस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 20 जो है 22 वो पार्लियामेंट को भी अथोराइज करता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ऐसी सर्कमस्टांसेस बता सकती है या सेट कर सकती है जिसके अंडर क्या किया जा सकता है कि मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा भी किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के केस में था, तो वहाँ पर जो है 5 मंथ जो है 3 मंथ से भी ज़्यादा उनको क्या कर लिया था, पॉलिटिशियंस को वहाँ पर डिटेन करके रखा गया था। और पार्लियामेंट ने जो है बताया था कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए जो है इनको ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर डिटेन करके रखा जा सके। तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है, अगर 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन करना है तो यहाँ पर पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ओपिनियन फ्रॉम एडवाइजरी बोर्ड, और यहाँ पर किसी एडवाइजरी बोर्ड की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए मैक्सिमम जो पीरियड है डिटेंशन करने का, ये हम देख चुके हैं कि ये मेनली जो है 3 मंथ्स इसमें डिसाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट को अथोराइज किया गया है कि मैक्सिमम पीरियड भी वो डिसाइड कर सकती है। अगर वो चाहे तो इस पीरियड को बढ़ा भी सकती है और चाहे तो इस पीरियड को घटा भी सकती है। इसके साथ साथ प्रोसीजर क्या होगा इंक्वायरी करने का, जो एडवाइजरी बोर्ड है उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन किया गया है तो उससे रिलेटेड इंक्वायरी करनी है कि क्या व्यक्ति को जो है लॉफुली डिटेन किया गया है या वैसे ही उसको जानबूझकर परेशान करने के लिए डिटेन किया गया है, तो इससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगा, तो ये भी जो है पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। अब देखिए 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर आया था, उसके अंदर जो डिटेंशन पीरियड था उसको 3 मंथ से 2 मंथ्स जो है करने की बात की गई थी, यानी उसके अंदर किया गया था कि 3 मंथ से 2 मंथ तक कर दिया जाएगा, लेकिन इसको जो है फोर्स में नहीं लाया गया। इसकी वजह से जो है अभी भी यहाँ पर जो है 3 मंथ्स ही कंटिन्यू है, अभी भी जो ओरिजिनल पीरियड 3 मंथ्स ही है, यानी किसी पर्सन को डिटेन करना है तो वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते, 3 मंथ्स तक कर सकते हैं। अगर 3 मंथ से ज़्यादा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो एडवाइजरी बोर्ड है जिसके अंदर जो है जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, तो वो इसके लिए क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे, तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिवाइड की गई हैं, किससे रिलेटेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, किसके बीच में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी पावर दी गई है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड दोनों के पास पावर है, लेकिन कुछ एक केसेस में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, यानी ओनली पार्लियामेंट उनके ऊपर लॉ बना सकती है। जैसे इन केस ऑफ जहाँ पर जो कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन किससे रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है और इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ओनली पार्लियामेंट की अथॉरिटी है कि वो इस तरीके से जो है लॉ बना सकती हैं। लेकिन दूसरे केसेस में जैसे कि स्टेट की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी की बात करनी है, या पब्लिक ऑर्डर की बात है, या फिर मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, इससे रिलेटेड कोई भी बात है तो उससे रिलेटेड जो है मैटर से रिलेटेड जो है हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है और पार्लियामेंट है, दोनों इसके लिए लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से कुछ एक एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ एक अभी भी जो है कंटिन्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंदर आया था, जिसको 1969 के अंदर एक्सपायर कर दिया गया था। उसके बाद देखिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971, जिसको 1978 के अंदर क्या कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। आगे देखिए कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 के अंदर आया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़ 1980 के अंदर। आगे है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट टाडा 1985 के अंदर, और 1995 के अंदर इसको रिपील कर दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ एलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1988। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट
2002 और इसको 2004 के अंदर रिपील कर दिया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 जिसको बार बार अमेंड किया जा चुका है 2004 में, 2008 में और 2012 और 2019, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और थोड़ा डिटेल में भी जाकर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी करंट न्यूज़ के अंदर भी ये रहता है। तो ये सारे के सारे लॉ हैं, हालांकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए बात की गई है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उससे रिलेटेड वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी जो है लॉ यहाँ पर नहीं बनाया गया है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कोई भी मतलब किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न नहीं रखे गए हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि इंडिया में किए गए हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओनली इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो है यहाँ पर प्रोविज़न किए गए हैं। तो देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीके से किसी पर्सन की लिबर्टी को क्या करता है, ख़त्म करता है वहाँ पर, यानी एक पर्सन जो है जो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता है उसकी लिबर्टी को यहाँ पर अफेक्ट करता है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है ओनली सस्पिशन के आधार पर जो है किसी पर्सन को क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। हालांकि हो सकता है कि उसका कोई क्राइम करने का कोई उद्देश्य ना हो, उसके बाद भी इसको जो है डिटेन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी पर्सन की जो है लिबर्टी यहाँ पर कर्ब हो जाती है। तो यूएसए के अंदर तो ये बिल्कुल अननोन है, यूएसए के अंदर तो इसको यूज़ ही नहीं किया गया। अगर बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंदर भी दो टाइम पर इसको रिस्टोर किया गया था, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम और एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो ओनली 2 टाइम्स जो है इसको रिस्टोर किया गया था और उसके बाद जो है इसको हटा दिया गया। तो देखिए हमारे इंडिया की अगर बात करें तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी ये था, क्योंकि उस टाइम पर देखिए बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन 1818 ये पास किया गया था, और इसके साथ साथ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939 एक्ट पास किया गया था, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को जो है यहाँ पर क्या कर सकती थी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अरेस्ट कर सकती थी सस्पिशन के आधार पर। तो इस तरीके की जो है लॉ पहले भी रहे हैं और अभी भी इंडिया के अंदर ये लॉ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.